हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, न्यू फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन ही एक नए आईपीओ का अनाउंसमेंट हुआ है। मैक्रोटेक डेवलपर्स अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ के बारे में चर्चा करेंगे। हम इसका कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे, साथ ही इस आईपीओ का रिव्यू भी करेंगे, जिससे हमें इस आईपीओ के बारे में डिसीजन लेने में मदद मिलेगी कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक मेरे वीडियो के जरिए पहुंच सके। तो आइए अब हम इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, मैक्रोटेक डेवलपर्स इंडिया की एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, जिससे पहले हम लोढ़ा डेवलपर के नाम से जानते थे। इस कंपनी का फॉर्मेशन 1995 में हुआ था। कंपनी प्राइमरीली प्रीमियम एंड अफोर्डेबल रेसिडेंशियल हाउसिंग सेगमेंट को कैटर करती है, लेकिन 2019 में कंपनी ने इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड कमर्शियल डेवलपमेंट्स के भी बिजनेस में अपना कदम रखा। 2020 में कंपनी ने 57.77% रेवेन्यू प्रीमियम एंड अफोर्डेबल हाउसिंग से जनरेट किया है। दिसंबर 2020 तक कंपनी ने 91 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं, जिसमें से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो है वो मुंबई एंड मुंबई के आसपास के एरिया में है। तो मैं आपको कुछ उनके प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ। सो ये आप देख रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स, जैसे पलावा नवी मुंबई डोंबिवली में, अपर ठाणे ठाणे आउटस्कर्ट्स में, अमारा ठाणे में, लोढ़ा स्टर्लिंग, लोढ़ा लग्जरिया, क्रॉन ठाणे, ये तीनों ठाणे में, बेल एयर जोगेश्वरी में, लोढ़ा बेलमोंडो पुणे में, लोढ़ा स्प्लेंडोरा ठाणे में, कासा मैक्सिमम मीरा रोड में। सो आप देख रहे हैं मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स आपको मुंबई या मुंबई के आसपास के एरिया में ही है। तो ये कंपनी के बारे में थोड़े से डिटेल्स हमने देख लिए। अब आइए इसके आईपीओ के बारे में देख लेते हैं। सो आईपीओ जो ये ओपन हो रही है वो 7 अप्रैल को ओपन हो रही है एंड क्लोज होगी 9 अप्रैल को। 3 दिन का टाइम है हमें अप्लाई करने के लिए इस आईपीओ में। आईपीओ का जो साइज है वो करीब करीब 2500 करोड़ का है। फेस वैल्यू इसकी है 10 पर इक्विटी शेयर एंड प्राइस बैंड जो इन्होंने रखा है 483 टू 486 पर इक्विटी शेयर। सो हमें जो अप्लाई करना है, अगर करना चाहते हैं तो हमें ये 486 में ही अप्लाई करना है। हमेशा जो मैक्सिमम प्राइस बैंड होता है उसी में अप्लाई करना चाहिए। लिस्टिंग जो होगी वो दोनों में होगी, बीएसई एंड एनएसई दोनों पर होगी। एंड ये अच्छी बात है कि रिटेल पोर्शन में इन्होंने 35% रखा है, बिकॉज जनरली अभी हाल में हमने काफ़ी सारे आईपीओ में देखे कि रिटेल पोर्शन के लिए ओनली 10% ही रिजर्व कैटेगरी थी। सो यहाँ एटलीस्ट 35% है, तो कुछ ज़्यादा लोगों को इसमें अलॉटमेंट मिलेगी। अब जो टोटल इक्विटी शेयर है वो आईपीओ में कितने आने वाली है, तो 5.14 करोड़ शेयर जो है ये आईपीओ में आने वाली है। अब इसका एप्लीकेशन का लॉट साइज देख लेते हैं। तो मिनिमम जो 1 लॉट होगी वो 30 शेयर्स की होगी एंड मिनिमम जो कट ऑफ अमाउंट होगी वो 14,580 रुपीज़ की होगी, जबकि मैक्सिमम जो होगी 13 लॉट होगी 390 शेयर्स की। एंड मैक्सिमम अमाउंट जो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं एक रिटेल कैटेगरी के जो लोग होते हैं 1,89,540 रुपीज़। अब देख लेते हैं इसकी अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग कब होगी। सो अलॉटमेंट जो होने वाली है इसकी वो 16 अप्रैल को होगी, यानी करीब करीब एक हफ्ते के बाद, जो क्लोजिंग डेट है उससे एक हफ्ते के बाद अलॉटमेंट होगी। एंड इनिशियल रिफंड जो है वो 19 अप्रैल को आ जाएगी अकाउंट में। जिन्हें नहीं मिले हैं उनके अकाउंट में वापस जो पैसे क्रेडिट हो जाएंगे, या जिन्होंने ज़्यादा अप्लाई किए हैं तो उनके बैलेंस अमाउंट जो है अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। एंड 20 अप्रैल को डीमेट में दिखने लगेगी जिन्हें अलॉट हुए हैं, जबकि आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो है 22 अप्रैल। सो 22 अप्रैल को आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, डेट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं कंपनी के प्रोमोटर्स कौन कौन है। तो कंपनी के प्रोमोटर्स है अभिषेक मंगल प्रभात लोढ़ा, राजेंद्र नरपतमल लोढ़ा, संभवनाथ इंफ्रा बिल्ड एंड संभवनाथ ट्रस्ट। तो ये जो है इनके प्रमोटर्स हैं, जबकि इनकी अभी करंटली जो हिस्सेदारी है वो 100% है इशू आने के पहले। पोस्ट इशू क्या होगी वो अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है। तो अभी 100% जो है ये लोढ़ा की ही कंपनी है। ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने का। कोई भी आईपीओ अगर आती है तो हर एक का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। तो इनका ऑब्जेक्टिव इन्होंने बोला है कि इनके जो आईपीओ के 2500 करोड़ में से 1500 करोड़ जो है वो जाएंगे इनके जो डेट है उसको रिड्यूस करने में, यानी कि ये वो उसको प्री पेमेंट करेंगे एंड उसको रिड्यूस करेंगे। कंप्लीटली क्लोज तो नहीं होगा लेकिन रिड्यूस करेंगे। इसका मतलब कंपनी के पास काफ़ी सारे डेट हैं। जबकि 375 करोड़ जो जाएंगे वो लैंड एक्विजिशन एंड लैंड डेवलपमेंट, यानी कि लैंड परचेजिंग में जाएंगे, जिससे ये नए नए प्रोजेक्ट्स जो हैं लाएंगे और कंप्लीट करेंगे। एंड बाकी जो बचे पैसे वो इनके जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जाएंगे। तो ये जो है कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है आईपीओ का।
अब कंपनी का फाइनेंशियल अगर देख लें तो 3 साल का फाइनेंशियल हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो ये करोड़ में फिगर है। 2018 में रेवेन्यू जो इनकी थी 13,727 करोड़ थी, एंड जो पैट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थी, वो थी 1,789 करोड़, एंड प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन जो थी करीब करीब 13% के आसपास थी, जो कि अच्छी कही जा सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन अगर 13% है तो काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। 2019 में जो थी रेवेन्यू इनकी थी 11,989 करोड़, एंड जो पैट थी इनकी 1,644 करोड़, एंड मार्जिन जो थी 13.7%। सो मार्जिन जो है 2019 में इनकी इंक्रीज हुई। लेकिन 2020 में आप देखोगे तो 12,561 करोड़ की रेवेन्यू थी, जबकि पैट था 745 करोड़। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो कम हो गई, एंड मार्जिन जो है वो रिड्यूस होकर 5.8% होगी। तो काफ़ी ड्रास्टिक आप देख सकते हैं कि मार्जिन रिड्यूस हुई है 2019 से 2020 में। अब देखें 2021 के जो पहले 9 महीने यानी दिसंबर 2020 तक का जो रिजल्ट आया है, रेवेन्यू ओनली 3,161 करोड़, जबकि एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा है उससे 3,218 करोड़, एंड ये जो है कंपनी अभी लॉस में है, 264 करोड़ लॉस में आ रही है। तो मार्जिन जो है वो भी निगेटिव में आपको दिख रहा होगा, सॉरी 8.2%। सो ये जो है वो इसलिए भी है कि ये साल 2020 में कोविड के कारण मैक्सिमम जो रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट थे वो बंद पड़े थे, कुछ भी कंप्लीट नहीं हुए, सेल्स नहीं हुई, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। अब देख लेते हैं इसके की वैल्यूएशंस। सो अगर इनका ईपीएस देखें, अर्निंग पर शेयर FY18 में 45 रुपीज़ थी, FY19 में 14 रुपीज़ के आसपास, FY20 में गिरकर 18.46 रुपीज़ हो गई, एंड FY21 में फर्दर गिरकर ₹6.83 हो गई। अब रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अगर देख लें तो FY18 में 101% काफ़ी अच्छी थी, FY19 में जस्ट हाफ हो गई 48.30, FY20 में फर्दर आप देखोगे तो 17.80 हो गए, एंड FY21 में ये -7% रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, बिकॉज इनकी प्रॉफिटेबिलिटी निगेटिव थी, लॉस में थी कंपनी, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी निगेटिव में है। अब अगर बुक वैल्यू देख ले जो 31 दिसंबर 2020 के अनुसार इनकी जो बुक वैल्यू थी 97.03 यानी 97 रुपये के आसपास थी, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो हो जाएगी 5.01। सो ये हमने हायर जो प्राइस बैंड रखा आईपीओ का उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 5.01 आ रही है। अब थोड़ा हम इनके पीयर के जो कंपैरिजन उनसे भी कंपैरिजन कर लेते हैं वैल्यूएशंस वाइज। तो ब्रिगेड इंटरप्राइज ये सब जो है रियल एस्टेट की कंपनी है, उसका जो पी रेशियो है वो 43.62 है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की आगे देखोगे तो 131 काफ़ी अच्छा है, 131.10। ओबेरॉय रियल्टी की पी जो है 30.80 है। प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट्स की है 25.80, सोवा डेवलपर्स की है 15.56, जबकि सनटेक रियलिटी की 48.10 है, एंड माइक्रोटेक डेवलपर्स की आप देखोगे पी जो है 26.16 से 26.32 इनका पी रेशियो है। सो आप देखोगे तो केवल सोवा डेवलपर्स ही है जो माइक्रोटेक डेवलपर से नीचे दिख रही है पी रेशियो, प्रेस्टीज की उसके आसपास ही है, अदरवाइज जितने भी इनके पीयर ग्रुप है सबका जो पी रेशियो है इनसे बेहतर है। अब देख लेते हैं कंपनी की कुछ पॉजिटिव्स क्या है, बिकॉज अगर हम किसी के आईपीओ में अप्लाई करना है या किसी स्टॉक में भी अप्लाई करना है तो हमें उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों जानने चाहिए। तो पहले हम पॉजिटिव देख लेते हैं कंपनी का। सो कंपनी का अगर पॉजिटिव देखें तो ये इंडिया के एक बहुत बड़ी एंड बोलेंगे कि प्रीमियम ये रेसिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपर है अपने कंट्री की, एंड मुंबई में इसका अच्छा खासा नाम है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो हैं इसके मुंबई में है, लग्जोरियस प्रोजेक्ट्स हैं, प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग के भी प्रोजेक्ट्स हैं इसके मुंबई में। सेकंड है कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो इंडिया में तो स्ट्रॉन्ग है ही, साथ ही एनआरआई मार्केट को भी ये कैप्चर करती है, बिकॉज हाल के दिनों में देखा गया है पिछले कुछ सालों में कि एनआरआई जो है काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में करते हैं, इसलिए जो रियल एस्टेट कंपनी है वो भी उनको टारगेट करती है, उनसे काफ़ी अच्छे दामों में मिल भी जाती है, अपने प्रोजेक्ट को सेल भी कर देती है। इसलिए यूके, सिंगापुर एंड यूएस जैसे कंट्री में इसके जो है नेटवर्क काफ़ी अच्छे हैं। थर्ड, कंपनी की ब्रांड इक्विटी अच्छी है, प्रीमियम प्राइसिंग रखती है ये। सो काफ़ी कुछ जो है कंपनी के इक्विटी पे भी डिपेंड करता है वैल्यूएशंस जो है। फोर्थ,
प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स जो हैं इनके कंप्लीट होते हैं, जैसे हमने आपको बताया भी करीब करीब 91 प्रोजेक्ट्स जो है इनके सक्सेसफुली कंप्लीट हुए। रियल एस्टेट कंपनी के लिए प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा है कई सारे जो रियल एस्टेट कंपनी है उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं फेलियर हो जाते हैं, लोगों के पैसे डूब जाते हैं। यूनिटेक, डीएलएफ ऐसे जो डेवलपर्स हैं उनके कई सारे प्रोजेक्ट जो हैं कंप्लीटली जो है रुक गए, बंद हो गए और इन्वेस्टर्स के काफ़ी सारे पैसे जो है उसमें डूब गए हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर रियल एस्टेट की कंपनी है तो उनका जो रिकॉर्ड है अच्छा होना चाहिए, एग्जीक्यूशन यानी कंप्लीट जो प्रोजेक्ट है वो होने चाहिए। फिफ्थ जो है वो हमें दिख रहा है कंपनी ने Q3 में FY21 के Q3 में यानी सितंबर से दिसंबर 20 के क्वार्टर में करीब करीब 2500 करोड़ की बुकिंग रजिस्टर्ड हुई है, जिसमें से 1000 करोड़ जो है वो लग्जरी एंड प्रीमियम होम से रिलेटेड है, जबकि 1500 करोड़ जो है मिड इनकम एंड अफोर्डेबल बिजनेस से आई है। तो काफ़ी अच्छा इनका जो पिछले क्वार्टर का जो रिकॉर्ड रहा है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट है, जैसा इन्होंने बताया कि जो IPO में जो इनके रकम आएंगे उसमें से काफ़ी सारे रकम करीब करीब 1500 करोड़ जो है ये डालने वाले हैं अपने प्री पेमेंट में डेट के। सो इनका डेट टू इक्विटी रेशियो जो है पोस्ट IPO काफ़ी इंप्रूव होगा, तो फाइनेंशियल जो है इनकी थोड़ी इंप्रूव होगी। तो ये जो है कुछ पॉजिटिव है कंपनी के बारे में। अब थोड़ा निगेटिव देख लेते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी की अगर निगेटिव बात देखें तो कंपनी की जो निगेटिव सबसे पहले जो मुझे नज़र आ रही है वो FY21 में कंपनी अभी लॉस में जा रही है। तो मैंने आपको दिखाया, जब मैं फाइनेंशियल आपको दिखा रहा था कि ये साल कंपनी करीब करीब 250 करोड़ लॉस में है, बिकॉज कंपनी के कई सारे सेल्स जो है वो रुके हुए हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 के कारण, तो जिसके कारण कंपनी ये साल लॉस में आई है। सेकंड जो है रियल एस्टेट सेक्टर जो अभी तुरंत ग्रो होनी स्टार्ट हुई। लास्ट ईयर कंप्लीटली डाउनफॉल थी रियल एस्टेट सेक्टर में, बट Q3 से ये स्टार्ट हुई है FY21 के। बट अभी रिसेंटली ये देखा गया कि कोविड की सेकंड वेव वापस आनी स्टार्ट हो गई है अपने कंट्री में। सो ये जो है ये ऐसा थ्रेट है कि हो सकता है कि ये जो सेल्स है रियल एस्टेट सेक्टर में उसको वो हैम्पर करे, तो ये थोड़ी सी टेम्पररीली अभी ये हैम्पर हो सकती है सेल्स। थर्ड जो है मुझे नज़र आ रही है, अभी जो हाल में कई सारे रियल एस्टेट कंपनीज की लिस्टिंग हुई है IPO में, जैसे माइंड स्पेस REIT, ब्रुकफील्ड REIT, तो उनकी जो लिस्टिंग हुई है अच्छी नहीं हुई है। आप देख रहे हैं REI माइंड स्पेस REIT की लिस्टिंग हुई थी वो ओनली 11% गेन के साथ हुई है, ब्रुकफील्ड REIT की ओनली 2.4% के साथ गेन हुए। तो एक बड़ा फैक्टर है कि हमें दिख रहा है कि जो रियल एस्टेट कंपनी की जो लिस्टिंग हुई IPO में वो अच्छी नहीं हुई है। नेक्स्ट जो मुझे लग रही है कि करेंटली जो स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल है, काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी जा रही है। उसके कई सारे कारण, एक तो है कि US में बॉन्ड यील्ड की प्राइसेस जो है वो राइज हो रहे हैं, कोविड केसेस राइज हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो नीचे आ गए, प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो गिर गई है, जिसका जो है स्टॉक मार्केट में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। तो जब भी IPO की लिस्टिंग होने वाली होती है तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि जो स्टॉक मार्केट में उस समय जो करंट ट्रेंड है उस पर IPO की लिस्टिंग काफ़ी सारी डिपेंड करती है। तो ये सब जो पॉइंट है मुझे हमें लग रहे हैं कंपनी के बारे में निगेटिव है। तो दोस्तों ना हमने कंपनी से रिलेटेड काफ़ी सारे डिटेल्स देख लिए हैं और ये सब देखकर हम समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग नहीं रही है। एक तो इसने अपना वैल्यूएशन ज़्यादा रखा हुआ है, दूसरा हाल के दिनों में हमने देखा है कि कई सारे IPOs की लिस्टिंग अच्छी नहीं हुई है, केवल अगर नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ को अगर हम छोड़ दे तो। थर्ड, मार्केट में भी वॉलेटिलिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा है, जो IPO के लिए फेवरेबल सिचुएशन नहीं है। फोर्थ, मार्केट में इसके अच्छे प्रीमियम की उम्मीद बहुत कम है। हालांकि अभी ऑफिशियल GMP रेट नहीं आई है, लेकिन फिर भी अभी जो देखकर लग रहा है कि बहुत अच्छी नहीं रहेगी इसकी GMP में जो रेट रहेगी। फिफ्थ, रियल एस्टेट सेक्टर वाले कंपनियों की लिस्टिंग का ट्रेंड भी अच्छा नहीं रहा है, जैसा अभी मैंने जस्ट आपको बताया। एंड सिक्स जो मुझे लग रही है, अभी कई सारे IPOs आने वाले हैं, तो आप अपने पैसे बचा कर रखें ताकि उनमें अप्लाई कर सकें। तो मुझे लगता है कि IPO का अवॉइड किया जा सकता है ये सब पॉइंट देखकर, और इसके लिए कई सारे रीजंस मैंने आपको बताए हैं, लेकिन फिर भी आप अपना डिसीजन खुद भी सोच समझ कर लीजिएगा और कुछ रिसर्च करके ही लीजिएगा। मैंने तो केवल अपना व्यू पॉइंट दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना व्यू एंड फीडबैक भी लिख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक मेरे वीडियो के जरिए पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो क्लोज करता हूं, फिर मिलूंगा मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।